नमस्कार, मैं जयकृति योगी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सफल डेयरी पालक की कहानी उन्हीं की जुबानी। अधिक पैदावार के लिए सोयाबीन की वैज्ञानिक तकनीक से बुवाई। डेयरी फार्मिंग और पशुपालन आमतौर पर ग्रामीण किसानों और कम पढ़े लिखे लोगों का काम माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। डेयरी फार्मिंग में इंजीनियर, डॉक्टर, MBA पास पेशेवर युवक लगातार किस्मत आजमा रहे हैं। डेयरी के सुल्तान में हम ऐसे युवाओं की सफलता की कहानी से आपको रूबरू कराते हैं। हमारा मकसद है कि आज के दौर में बदल रहे डेयरी फार्मिंग, दुग्ध उत्पादन और डेयरी उत्पादों की बिक्री के बिजनेस से वो सभी लोग अवगत हो सके जो इस व्यवसाय में आना चाहते हैं और उन्हें जानकारी नहीं मिल पाती। आज हम ऐसी ही एक सफलता की कहानी लेकर आए हैं जो आपके लिए लाभकारी रहेगी। गाय का यूं तो पूरी दुनिया में काफी महत्व है, लेकिन भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए तो प्राचीन काल से ही ये भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। चाहे वे दूध की बात हो या फिर खेती के काम आने वाले बैलों की। दुधारू पशु होने के कारण ये बहुत उपयोगी घरेलू पशु है। प्रदेश के बहुत से किसान इससे जुड़कर अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं और आज हम आपको हरियाणा राज्य के जिला करनाल के एक ऐसे ही पशुपालक अमनदीप सिंह से मिलवाने जा रहे हैं जो कि दूध उत्पादन करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं। ये जो डेयरी का काम है हमने करीब 10 से 11 साल पहले NDRI से ट्रेनिंग लेके किया था। हमारा जो फार्म है करीब रफली 1 एकड़ में है और इसमें हमने सारे अपने एनिमल्स रखे हुए हैं। अब हमारे पास लगभग 100 के करीब एनिमल्स हैं और हमारे पास जर्सीज और होल्स्टीन नस्ल की गायें हैं। अभी हमारे पास 40 एनिमल्स प्रेग्नेंट हैं और बाकी जो है मिल्किंग पे चल रहे हैं। और जो हमने मिल्किंग एनिमल्स हैं वो अलग रखे हुए हैं और जो ड्राई काउज हैं उन्हें अलग रखा हुआ है। इन्होंने बताया कि पशुपालन की सफलता सही प्रबंधन पर ही टिकी होती है। इनका कहना है पशुशाला की समय से सफाई, पशुओं को समय पर आहार देना, पशुओं का सही समय पर टीकाकरण करवाना बहुत जरूरी है। साथ ही मौसम के अनुसार इनके प्रबंधन में बदलाव लाना भी जरूरी होता है। अब जैसे गर्मियों का मौसम चल रहा है तो इनके लिए स्पेशली हमने फोगर्स का इंतजाम किया हुआ है और पंखों का इंतजाम किया है जिससे गाय स्ट्रेस नहीं माने और अपने रूटीन पे अच्छे से रहें। और अब इन्हें हम खाने में जो कि NDRI से ट्रेनिंग प्राप्त की थी हमने, उसमें समझा कि इन्हें सैलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम इन्हें प्रतिदिन 30 किलो सैलेज, 5 किलो हरा चारा और 2 किलो तूड़ी के साथ साथ तारा 12,000 फीड दे रहे हैं। जो दुधारू पशु उन्हें तारा 12,000 फीड दे रहे हैं और जो प्रेग्नेंट अमी उन्हें हम तारा ड्राई काऊ फीड दे रहे हैं। हम जैसे कुछ अगर नॉर्मल दिक्कत है तो पशु को जो रूटीन में होती है उसका उपचार तो हम खुद कर लेते हैं। अगर कुछ ज़्यादा सीरियस है तो उसके लिए हम VS हैं जो हमारे तरावड़ी में, उनसे सलाह लेते हैं और उन्हें बुला लेते हैं। जी हमारे पास पूरा मैकेनिकल प्रोसेस है। हम मशीनों से दूध निकालते हैं और जो विदाउट हैंड टच मिल्क और डेयरी में जाता है। अभी रफली हमारा 30 रुपीज़ पर लीटर जा रहा है। मैं तो ये कहना चाहूँगा ये तो काफ़ी अच्छा एक बिजनेस है। ये हम सब किसानों को ज़रूर करना चाहिए। इससे काफ़ी प्रॉफिट होता है और साथ के साथ हमारी इनकम भी बढ़ती है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सोयाबीन की खेती में भारत का 4था स्थान है, लेकिन उत्पादन में 8वें स्थान पर है। भारत में सोयाबीन की खेती विशेष रूप से महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में होती है। आत्मनिर्भर भारत में सोयाबीन के उत्पादन का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। अपने प्रदेश में सोयाबीन की खेती दक्षिणी पूर्वी भाग में की जाती है और इस फसल से किसानों को अच्छा उत्पादन मिलता है। ऐसे में जो किसान भाई सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं उनके लिए ये जानकारी फायदेमंद है। आज आपके सामने सोयाबीन की उन्नत खेती, अधिक उपज पैदावार किस प्रकार से ली जाए उसके बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। अब मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगी कि कौन कौन सी किस्मों का चुनाव करें।
एक JS 9305 है, ये 90 से 95 दिन की फसल है, करीब 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज है। एक अन्य किस्म है 9560, ये भी 80 से 85 दिन की फसल है, 20 से 25 कुंटल इसकी उपज आती है 1 हेक्टेयर में किसान भाइयों। और हमारी किस्म है RBS 2001-4, ये करीब 85 से 90 दिन की फसल है। एक किस्म आती है NRC 37, ये 95 से 110 दिन की फसल है। और एक है JS 335, ये करीब अपनी 95 से 100 दिन की फसल है और 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है। NRC 7 है जो करीब 90 से 100 दिन की फसल है और 25 से 35 कुंटल उपज 1 हेक्टेयर में से हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार किसान भाई अपने मौसम के अनुसार, अपनी जगह के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार किस्म का चयन करें। किसान भाइयों, ये थी सोयाबीन का अधिक उत्पादन देने वाली उन्नतशील किस्में। इसके अलावा आप सोयाबीन के लिए उचित भूमि का चयन कर खेत की तैयारी और संतुलित मात्रा में खाद उर्वरक प्रबंधन कैसे करें, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले कौन सी भूमि का चयन करें। भूमि के चयन के लिए बलुई दोमट मिट्टी अच्छी होती है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अच्छी हो, ऐसी भूमि का चयन करना चाहिए। भूमि की तैयारी के लिए हमें पहले कल्टीवेटर चला के, प्लाव चला के और भूमि को अच्छे से जोत लेना चाहिए और भूमि को समतल कर लेना चाहिए, जिससे कि बुआई अच्छे प्रकार से हो सके। किसान भाई, अब हम सोयाबीन की फसल में कितना उर्वरक दें, इसके बारे में मैं जानकारी देना चाहती हूँ। तो किसान भाई अपनी फसल में गोबर की खाद या नाडेप खाद दे सकते हैं, जो 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें, या अगर वर्मी कंपोस्ट उपयोग कर रहे हैं तो 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग कर सकते हैं। ये अवश्य दें आप किसान भाई अपनी फसल में। रासायनिक उर्वरक में आप 20 के अनुपात में नत्रजन, 60 से 80% अपना स्फुर, करीब 40% अपना पोटास और 20% अपना करीब सल्फर अवश्य दें किसान भाई। इसमें सोयाबीन की फसल में सल्फर अति आवश्यक है, तो सल्फर को या तो आप सिंगल सुपर फास्फेट के साथ माध्यम से दे सकते हैं या जिप्सम के माध्यम से दे सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने खेत की तैयारी और खाद उर्वरक प्रबंधन के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं बीज की उचित मात्रा तथा बीजोपचार करते हुए बुआई की वैज्ञानिक तकनीक के बारे में। अगर हमारे छोटे दाने वाली जाति है सोयाबीन की तो 60 से 70 किलोग्राम बीज ले। अगर थोड़े बड़े दाने वाली है 80 से 90 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर के लिए उपयुक्त माना जाता है। किसान भाई ज़्यादा बीज का उपयोग ना करें, जितना रिकमेंडेड है उतना ही बीज का उपयोग करें। और जब बीज लेके आएँ किसान भाई तो उसके 100 दाने लगा के देख लें, क्योंकि इसका सोयाबीन का अंकुरण क्षमता 70% से अधिक वाला ही बीज उपयुक्त रहता है। अगर 70% से कम वाला बीज जवाब आ रहा है तो वो सही नहीं है। बीज जब बुआई के लिए तैयारी करें तो किसान भाई उसको फफूंदनाशी से उपचार करें। फफूंदनाशी में हम थायरम और कार्बनडाजिम 2:1 का उपयोग कर सकते हैं प्रति किलो के हिसाब से। किसान भाई जो हमारी सोयाबीन है ये नत्रजन वाली फसल है, तो इसमें राइजोबियम कल्चर का उपयोग अवश्य करें। राइजोबियम कल्चर 200 ग्राम की मात्रा 10 किलो बीज के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो पहले अपना फफूंदनाशक से उपचार कर लें बीज को, फिर उसके बाद राइजोबियम कल्चर से उपचार करें, फिर उसके बाद बुआई करें। जब बुआई करें तो बुआई के लिए हमें करीब 30 बाई 10 की दूरी पे बुआई करनी है सोयाबीन की। करीब 3 से 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा ना बोएं और बुआई सीड ड्रिल के माध्यम से करें और कतारों में बुआई करें किसान भाई। पौधे से पौधे की दूरी रखें 10 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी रखें 30 सेंटीमीटर। इन बातों को ध्यान में रखकर किसान भाई अपनी सोयाबीन की बुआई करें। अगर किसान भाई अंतर्वर्ती फसल लेना चाहते हैं तो इसके साथ सोयाबीन के साथ आप अरहर बो सकते हैं, सोयाबीन के साथ ज्वार बो सकते हैं, सोयाबीन के साथ कपास बो सकते हैं। तो अगर अंतर्वर्ती फसल लेना चाहते हैं तो अंतर्वर्ती फसल जरूर लें किसान भाई। अगर फसल चक्र अपना रहे हैं तो सोयाबीन गेहूँ, सोयाबीन सरसों का फसल चक्र ले सकते हैं किसान भाई। किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल के साथ कुछ खरपतवार भी उग जाते हैं, तो आप इनका नियंत्रण करते हुए सिंचाई प्रबंधन कैसे करें, आइए जानते हैं। तो किसान भाई अगर हमारी फसल में पानी की कमी देखते हैं बुआई के बाद, तो उसके फसल के अनुसार और अपनी मिट्टी की किस्म के अनुसार आप खेत में पानी दें। अगर बारिश लगातार हो रही है तो जल निकासी की किसान भाई व्यवस्था करें। अगर जल निकासी नहीं होगी उचित प्रकार से तो हमारी फसल को नुकसान पहुंचेगा। तो इस प्रकार से किसान भाई अपनी फसल में जल निकास और अगर पानी की कमी दिख रही है, अगर धूप निकल रही है तो पानी की व्यवस्था अवश्य करें। तो किसान भाई जैसे अगर हम बुआई कर रहे हैं तो 5 से 6 कतारों के बाद फरो ओपनर के माध्यम से भी कुंड बना सकते हैं। तो एक फरो ओपनर से जो कुंड बनता है तो ये जल निकासी का भी काम करता है अधिक वर्षा की स्थिति में, और अगर कम वर्षा हो रही है तो ये पानी को भी संरक्षण
करता है ये कुण। तो इस तरह से भी आप सीड ड्रिल से अगर बुआई कर रहे हैं तो 5 से 6 कतारों के बाद फर ओपनर से गहरी नाली बनाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे इसमें खरपतवार का नियंत्रण कैसे करें। तो किसान भाई पहले तो अपनी फसल की जब गहरी जुताई कर दें बुआई से पहले, तो इससे खरपतवार नहीं आए। अगर रासायनिक विधि का उपयोग कर रहे हैं तो रासायनिक विधि में अगर बोनी के तुरंत बाद करना है तो पेंडामेथिलिन नाम की दवा आती है, ये इसका भी वही 600-700 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर लें। और अगर हमारे पास लेबर की व्यवस्था है तो हमारे हाथों के द्वारा भी किसान भाई बुआई के बाद निकलवा सकते हैं खरपतवार मजदूर लगाकर। इस साथ में अगर यांत्रिक विधि से करना है तो डोरा कुल्पा के माध्यम से भी आप खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। इस प्रकार किसान भाई अपनी फसल से अधिक उपज ले सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। और एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गत सप्ताह में आसमान में हल्के बादल छाए रहे तथा राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा की वेधशाला में 7.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इस दौरान दिन का अधिकतम तापमान 33.58 से 41.5 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 25 से 28.8 डिग्री सेल्सियस रहा। पूर्वाह्न 7:27 पर सापेक्षित आर्द्रता 55 से 71% तथा दोपहर बाद अपराह्न 2:27 पर 28 से 53% दर्ज की गई। हवा की औसत गति 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा रही। वाष्पीकरण की औसत दर 8 मिलीमीटर प्रतिदिन रही। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसान भाई सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें और स्वयं की उचित देखभाल, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोने तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। जिस खेत में फसल पर टिड्डियों का आक्रमण हो वहां पर तेज आवाज करें। एक साथ इकट्ठा होकर एक दूसरे से सामाजिक दूरी रखते हुए टीन के डिब्बे, थालियां आदि बजाकर तेज आवाज करें, जिससे टिड्डी दल खेत में आक्रमण नहीं कर पाएंगे। बलुई नम मिट्टी टिड्डी के प्रजनन एवं अंडे देने के लिए सर्वाधिक अनुकूल होती है। अतः टिड्डी दल से आक्रमित हुए ऐसे क्षेत्रों में जुताई करवा दें एवं जल भराव करवा दें, जिससे टिड्डी के अंडों को नष्ट किया जा सके। सिंचित मूंगफली की फसल जिन क्षेत्रों में 1 माह के करीब हो गई है वहां निकाई गुड़ाई कर खरपतवार निकलवा दें। बुआई के 1 माह बाद झुमका किस्म के पौधों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ा दें। जमीन में मूंगफली की सुइयां बनना शुरू होने के बाद निराई गुड़ाई बिल्कुल नहीं करें। वर्षा के पूर्वानुमान को देखते हुए बाजरे की बुआई हेतु राज 171, RHB 154, RHB 173, RHB 177, RHB 223 एवं HHB 67 प्रमुख किस्में हैं। सामान्यतः बाजरे की बुआई के लिए 4 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लेवें। वर्तमान मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान इस सप्ताह मूंग की बुआई शुरू कर सकते हैं। मूंग की उन्नत किस्मों में SML 668, RMG 975, MSJ 118, RMG 62, RMG 268, RMG 492 और IPM 2-3 मूंग की उन्नत किस्में हैं। वर्तमान मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान इस सप्ताह मोठ की बुआई शुरू कर सकते हैं। RMO 40, RMO 225, RMO 453 मोठ की उन्नत किस्में हैं। CSH 23, CHV 10, CHV 15, प्रतापचरी 1080 एवं CSH 9 ज्वार की जयपुर खंड के लिए उन्नत किस्में हैं। ज्वार की बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर 9 से 10 किलोग्राम बीज प्रयोग में लेवें। बस्सी सिलेक्टेड, माही कंचन, प्रताप मक्का 5 एवं अगेती 76 मक्का की उन्नत किस्में हैं।
मक्का की बुआई हेतु प्रति हेक्टेयर 20 से 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लेवें। देसी खाद का अधिकाधिक प्रयोग करें ताकि भूमि की जल धारण क्षमता और पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ सके। मृदा जांच के उपरांत उर्वरकों की संतुलित मात्रा का उपयोग करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव गोधड़ा जिला सीकर के रामदेव सिंह ने। आपने आधुनिक तकनीक से सब्जियों की खेती के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज की समय की डिमांड है कि कम पानी में भी और कम मेहनत में हम अच्छी फसलें उगा सकते हैं। प्रदेश में पानी की कमी के चलते आजकल किसान बेड बनाकर मल्चिंग और ड्रिप लगाकर सब्जियों की खेती करने लगे हैं, क्योंकि ऐसा करने से सब्जियों में कम पानी तो लगता ही है, इसके अलावा मल्चिंग और ड्रिप लगाने के कई और फायदे भी हैं। सब्जियां लगाने से पहले हम अगर बेड बनाएं और बेड के साथ में मल्च और ड्रिप इरिगेशन का अगर उपयोग करें, लेकिन किसान भाइयों देखते हैं कि जैसे बेड बनाते हैं और बेड सबसे पहले तो ये देखते हैं कि बेड बनाना क्यों ज़रूरी है। बेड बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ऊपर उठी हुई जो मिट्टी होती है उसमें सब्जियां अच्छी तरीके से होती है और इनमें जो गलन की समस्या होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। साथ ही साथ जो जल धारण क्षमता है मिट्टी की वो भी बढ़ जाती है, तो उसमें भी जो सब्जियां हैं वो अच्छे से ग्रो करती है, अच्छे से उत्पादन देती है। दूसरा ये हुआ कि हम ये अभी इस समय पर मल्च और ड्रिप इरिगेशन का अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसमें मल्च क्या काम करता है कि एक तो सब जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखता है, दूसरा खरपतवार की समस्या नहीं होती है, तो इस वजह से जो फसल की जल मांग है वो भी कम रहती है। बेडों पर सब्जियों को लगाने से पानी की बचत के अलावा ड्रिप के द्वारा पानी के साथ घुलनशील उर्वरकों को भी सिंचाई पानी के साथ जड़ क्षेत्र में दे सकते हैं, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होती है और उत्पादन भी गुणवत्ता युक्त अधिक मिलता है। लेकिन इससे पहले कि बेड बनाते समय और बेड बनाने के बाद में हमें मल्च लगाने में किसानों को काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही है, तो इसी कठिनाई को देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र बानसूर ने ये मल्चर परचेज किया है। और ये मल्चर क्या काम करता है कि ये बेड भी बनाता है, बेड बनाते साथ साथ क्या करता है कि इसमें हम वर्मी कंपोस्ट वगैरह का डीएपी और जो यूरिया वगैरह है वो सारा का सारा मिश्रण हम इसमें भर देते हैं। ऊपर ये जो रोल लगा हुआ है इसमें ड्रिप इरिगेशन की जो ड्रिप इरिगेशन के द्वारा हम खेती करते हैं आजकल, और ड्रिप इरिगेशन के द्वारा जिस समय पर फसल को ज़रूरत होती है, जितने दूर में ज़रूरत होती है उसी के लिए ड्रिप इरिगेशन यूज किया जाता है। तो इसमें हम ड्रिप इरिगेशन लगा देते हैं, इसमें हम खाद वगैरह भर देते हैं और यहाँ पर हम ये जो हमारा रोल है मल्च का उसको लगा देते हैं, जैसा आप देख रहे हैं ये लगा हुआ है। इसके बाद में ये इसका रोलर है जो ये लग करके और इसको कॉम्पैक्ट थोड़ा सा दबा देता है और ये इसके सहायता से लग करके इन टायरों के नीचे हम लगा देते हैं। उसके बाद में ये इसको दबा देता है ज़मीन में और ये मल्चिंग आसानी से हो जाती है, जिसके लिए काफ़ी लेबर की ज़रूरत पड़ती है। ये सारा जो काम है वो आसानी से एक ही मशीन के द्वारा हो जाता है। ये मशीन 3 काम एक साथ करता है। पहला खाद मिलाना, दूसरा बेड बनाना, तीसरा मल्च लगाना और चौथा इसके साथ साथ में ड्रिप इरिगेशन भी साथ साथ में बिछा देता है। इस प्रकार से ये बहुआयामी मशीन है और ये लोगों के बीच में काफ़ी प्रचलित हो रहे हैं। यदि आप इस प्रकार से आधुनिक तकनीकों को अपनाकर सब्जियों की खेती करते हैं तो कम मजदूरी खर्च में समय पर बुआई करके फसलों से अधिक उपज ले सकते हैं। और हम इस तकनीक को किसानों तक पहुंचा रहे हैं, तो आप इसके द्वारा ये जो मल्च बनाने की तकनीक है ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। कपास की फसल को कीट रोग से बचाने के उपाय। आम की उन्नत बागवानी पर तकनीकी सलाह। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419255 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।